हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का एकमात्र तरीका, सफलता हासिल करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप बातें करना बंद कर दो। आपको लगता है ना कि किसी ने आपको गलत कुछ बोल दिया कि तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तेरे बस की तो नहीं है, उसको उसी समय मुंह से वर्बल जवाब देने से बेहतर है ना कि आप एक्शन करके उसको गलत साबित करो कि देखो तुमने मुझे ये चीज़ बोली थी, मैंने तुम्हें रॉन्ग प्रूफ किया है, राइट। तो ये चीज़ करने का अधिकार आपके पास है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुंह से बोल के क्या फ़ायदा होगा, वो कल को किसी और के आपके सामने नहीं बोलेगा, किसी और के सामने बोलेगा कि यार उस बंदे में तो कैपेबिलिटी है नहीं। लेकिन आप गुस्से में अपने गुस्से को चैनल करो, सही दिशा में चैनल करो, उसको पढ़ाई की तरफ लगाओ, फोकस अपना पढ़ाई की तरफ करो कि जो आपका टारगेट है आपको वो अचीव करना है और उसी से ही सब लोगों को जवाब मिलने वाले हैं, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और अपनी मेहनत करते रहो, बिना किसी को जवाब दिए, सवाल जवाब किए अपनी मेहनत करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। नेतान्याहू इज प्रायोरिटाइजिंग हिज पॉलिटिकल फ्यूचर ओवर हिज कंट्रीज इंटरेस्ट। अभी आपको पता होगा कि हमास ने, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हमास ने जो मध्यस्थता की बात है कि भाई हाँ जी हम सरेंडर करने के लिए, हम उनके जो बंदी हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार है या हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी है, लेकिन आगे से इजराइल ने मना कर दिया, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि नेतान्याहू जो है अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं अपने देश के हित के लिए। अब एक चीज़ कभी भी देखना, कभी भी कोई ऐसा इंसान जो खुद को सबसे ऊपर रखता है ना, अपने आप को एक राजा की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, वो इंसान कभी भी देश का हित नहीं चाहेगा, वो देश का हित कभी सोच नहीं सकता। आप इतिहास उठा के ले लो, चाहे हिटलर था, चाहे सद्दाम हुसैन था, चाहे मोहम्मद गद्दाफी था, जो मर्जी था, ठीक है। और ये केवल मुस्लिम कंट्रीज के रूलर्स ही नहीं हैं। कुछ बच्चे उठ खड़े होंगे कि मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश है। हिंदू मुसलमान का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, क्रिश्चियन जैन का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी सोच ऐसी है कि मैं राजा हूँ और मुझे राजा होना चाहिए और ये प्रजा है मेरी, उस व्यक्ति का कभी भी देश के हित में ख्याल नहीं हो सकता। When Hamas announced on Monday evening its acceptance of ceasefire proposal mediated by Qatar and Egypt। बोल रहे हैं जब हमास ने मंडे इवनिंग को एक्सेप्टेंस बता दिया, क्या एक्सेप्ट करा कि भाई हम सीज फायर प्रपोजल जो कि मीडिएट किया गया, मीडिएट मतलब मध्यस्थ किया गया किसके द्वारा, कतर और इजिप्ट द्वारा, हम उसको स्वीकार करते हैं। जुबिलेंट क्राउड्स इन रफा, तो रफा में जो क्राउड था वो बड़ा खुश हो गया, बड़ा उसकी खुशी मनाने लगा। द बिसीज टाउन इन गाजा, अब रफा क्या है, बिसीज टाउन है गजा का, ठीक है, यानी कि जिसको सीज किया गया है वो टाउन है गजा का, ठीक है, जिसको आसपास चारों तरफ से घेरा हुआ है, राइट। Where over 1.4 million people have taken refuge, जहाँ पे लगभग 1.4 मिलियन लोगों ने शरणार्थ ली हुई है, took to the streets in hope that a feared Israeli invasion would be averted। बोल रहे हैं वो सड़कों पर उतर आए खुशी के मारे, जैसे कि इंडिया अगर पाकिस्तान से मैच जीत जाए तो हम लोग भी कैसे सड़कों पर उतर जाते हैं, तो वो लोग भी सड़कों पर उतर आए खुशी के मारे में, और इस उम्मीद से कि जिस चीज़ का उनको डर था कि भाई इजराइल हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, हमें मार डालेगा, हमें बंदी बना लेगा, वो अब शायद एवर्टेड मतलब वापस मुड़ गया, वो खतरा वापस मुड़ गया या टल गया, ठीक है। बट their reprieve was short-lived as Israel immediately said the proposal doesn't meet its core demand। बोल रहे हैं लेकिन जो उनका ये जो खुशी थी ये जल्द ही वापस चली गई। क्यों चलेगी वापस, क्योंकि इजराइल ने मना कर दिया कि भाई जो ये आपने एक्सेप्टेंस करा है इसमें जो हमारी बेसिक डिमांड्स है, हमारी जो मुख्य डिमांड्स है उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा, ठीक है, ये इजराइल ने कहा। इजराइल had already announced the evacuation of over 1 lakh people from रफा। इजराइल ने ऑलरेडी 1 लाख लोगों को रफा से निकल जाने को बोल दिया है। अब देखो पहले उन्होंने गजा से, सेंट्रल गजा से हटाया, उनको बोला कि आप साउथ साइड में जाओ, साउथ साइड में जाओ, वहां पहुंचे, रफा पहुंचे, तो रफा से भी अब हटाए जा रहे हैं उनको, तो उनको 1 लाख लोगों को वहां से निकल जाने को कह चुका है इजराइल ऑलरेडी। A day after Hamas accepted the proposal, the Benjamin Netanyahu government sent tanks to Rafah and seized the Gaza side of the Strip's border crossing with Egypt।
बोल रहे हैं कि जिस दिन हमास ने ये एक्सेप्ट करा प्रपोजल, उसके एक दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने टैंक्स भेज दिए रफा में और गजा साइड से इस पट्टी को सीज कर दिया। यानी कि जैसे कि ये है गाजा पट्टी, ठीक है, इस साइड इजराइल है, ये पूरा इजराइल का पार्ट है, ये गजा पट्टी है और यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है। तो इस साइड से उन्होंने इस पूरी चीज को सीज कर दिया, ठीक है। और बॉर्डर की लगते हुए, जहां पे बॉर्डर पे कौन लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। नाउ इजराइल इज प्रैक्टिकली कंट्रोलिंग ऑल एंट्री पॉइंट्स टू गजा। अब जाहिर तौर पे जो प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ में गजा में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वो इजराइल द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम रिमेन शट, और उनमें से ज्यादातर जो है बंद है। टू कॉल गजा's एक्सिस्टिंग सिचुएशन अ डिजास्टर वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। इस समय में गजा की जो स्थिति है उसको डिजास्टर बोलना भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा, मतलब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि डिजास्टर भी उसके सामने छोटा शब्द है, ठीक है। The Israeli Defense Forces (IDF) have killed over 34,000 Palestinians since October 7. बोल रहे हैं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, वहाँ की मिलिट्री ने 34,000 पैलेस्टीनियंस को 7 अक्टूबर से लेकर अब तक मार गिराया है। ओवर 77,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन वुंडेड, 77,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो घायल हो चुके हैं एंड नियरली द एंटायर गाजा हैज बीन डिस्प्लेस्ड, और लगभग पूरा का पूरा गाजा जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया है। डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर दिया गया है, ठीक है, वो अपनी जगह पर है नहीं। इट्स नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स आर ऑलरेडी इनहैबिटेबल। उसका जो नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट है, गजा पट्टी इस तरीके से है स्ट्रिप, तो ये नॉर्दर्न पार्ट और ये सेंट्रल पार्ट जो है ये इनहैबिटेबल है, यानी कि रहने लायक नहीं बचा, ये यहाँ पे कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। The UN says there is a full-blown famine in northern Gaza, while a hunger crisis is spread across the enclave. यूएन का कहना है कि फुल ब्लोन फेमाइन है, फेमाइन मतलब कि वहाँ पे फुल ब्लोन फेमाइन है, फूड की कमी जो होती है, जैसे कि सूखा पड़ जाता है तो खाने पीने की कमी होती है, तो वो स्थिति है नॉर्दर्न गजा में। और हंगर क्राइसिस जो है ये बढ़ रहा है पूरी इनक्लेव में, पूरी छावनी में, यानी कि पूरी गजा पट्टी में ये बढ़ रहा है हंगर क्राइसिस, क्योंकि उनको मदद तो पहुंचने नहीं दी जा रही, राइट। जो भी रिलीफ एड की बात कर रहे हैं देश, उनकी मदद वहां पे पहुंचने नहीं दी जा रही। अब उनकी मदद अगर वहां पे पहुंचेगी नहीं तो वो खाना कहाँ से, उनके पास कोई वहां पे, एक तो रेगिस्तान का इलाका, राइट, उसमें इतने छोटी सी पट्टी में लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, वो कहाँ उपजाएंगे क्या? वो कहीं पे गेहूं धान उगाने लगेंगे अब, और वो भी इस स्थिति में जब वहां पे युद्ध चल रहा है तो, राइट। Hundreds of thousands of people forced out of their homes in the north and center where IDF soldiers have been deployed. बोल रहे हैं कई हजारों लाखों लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया नॉर्थन पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में गजा के, जहां पे IDF सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे, तैनात किए गए थे, आर नाउ लिविंग इन टेम्पररी शेल्टर्स इन रफा। अब रफा में वो टेम्पररी शेल्टर्स बना के रह रहे हैं, टेम्पररी शेल्टर्स मतलब तंबू वंबू लगा के रह रहे होंगे। एंड द इजराइलीज आर अगेन आस्किंग देम टू इवैक्यूएट, और अब वो रफा इतनी मुश्किल से कई मीलों की यात्रा सफर करके वो रफा पहुंचे, अब उनको वहां से बोल रहे कि निकलो यहाँ से, ठीक है। When Israel came under a gruesome attack on October 7, जब इजराइल में बड़ा ही भयानक, बड़ा ही निंदनीय एक अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, तो देखो 7 अक्टूबर वाली घटना को कोई भी ये नहीं बोल रहा कि भाई हमास ने सही किया या यहाँ पे इजराइल गलत नहीं है। सब जो देश हमास को इस वक्त सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, हमने पहले भी बताया था, वो देश भी मानते हैं कि 7 अक्टूबर की घटना गलत हुई है, लेकिन उस घटना के लिए आप पूरे के पूरे देश को तबाह करने पे तुल जाए, आम इंसान को तबाह करने पे तुल जाए, इज नॉट करेक्ट, राइट। तो बोल रहे हैं कि जब इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को यह अटैक हुआ था, द वर्ल्ड एक्सप्रेस्ड इट्स सॉलिडारिटी विद द ज्यूइश नेशन। तो इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है, तो बोल रहे हैं कि दुनिया ने सॉलिडारिटी, एकजुटता दिखाई इस ज्यूइश कंट्री इजराइल के साथ में। बट द वे इजराइल हैज कंडक्टेड इट्स वॉर ऑन गजा एवर सिंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हमास डिड टू द इजराइलीज। लेकिन इजराइल ने तब से लेके जो गजा के ऊपर युद्ध छेड़ा हुआ है, वो हमास ने जो इजरायली लोगों के साथ किया ना, उससे कुछ कम नहीं है, राइट। मिस्टर नेतन्याहू's गवर्नमेंट अनलीश्ड अ कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गजा। मिस्टर नेतन्याहू की सरकार ने खुला छोड़ दिया हुआ है एक कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है? मास रूप में सजा देना, ठीक है, यानी कि काम चाहे कुछ भी करे उसको बहुत भयानक उसकी सजा मिलेगी
विद सपोर्ट फ्रॉम पावरफुल एलाइज इन वेस्ट, और इसके लिए उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? वेस्टर्न सहयोगियों से। आज यूएस जो बोल रहा है ना कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, वो यूएस उनका इतना सपोर्ट कर रहा था पहले कि नहीं जी उनके ऊपर अटैक हुआ है तो उनके पास पूरा अधिकार है बदला लेने का। लेकिन अब जब इतने संख्या में लोग मर चुके हैं और यूएस की पब्लिक, आम जनता, यूएस में रहने वाले पैलेस्टाइनी या मुस्लिम्स नहीं, यूएस की खुद की जनता जब इस बात को क्वेश्चन उठा रही है कि हमारे टैक्स का पैसा इतना क्यों यहाँ आप लगा रहे हो, हमारी डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लगा रहे हो, तब जाके यूएस को थोड़ी सी शर्म आने लगी है कि भाई नहीं, हम करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। बट डिस्पाइट द डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, बोल रहे हैं लेकिन इतना डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जो एक लेवल पे नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। गजा के लोग वहां पे कोई सैनिक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, टेररिस्ट भी अगर उनको माने कि वो टेररिस्ट हैं, हमास जैसे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी टेररिस्ट ये बोलते हैं कि भाई हम इसलिए टेररिस्ट बने कि इजराइल ने इतने सालों से हमें प्रताड़ित किया हुआ है, राइट, और हम अब उनसे छुटकारा चाहते हैं, इसलिए वो टेररिस्ट हैं, ये उनका कहना है। तो कोई बैलेंस नहीं है इजराइल की मिलिट्री और इजराइल के पास जो सपोर्ट है उसका पैलेस्तीन के आम नागरिकों के साथ में कोई बैलेंस आउट नहीं है, बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट ये रेशो है, ठीक है। तो इस ये होने के बावजूद भी, इतनी फोर्स पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट यूज करने के बावजूद भी, इजराइल्स मिलिट्री परफॉर्मेंस इज फार क्राई फ्रॉम व्हाट इट वाज नोन फॉर डिकेड्स अगो। तो उनकी जो मिलिट्री की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार रही, बहुत ही खराब रही। जो दशकों पहले इजराइल को जाना जाता था ना कि इजराइल की सेना मतलब टॉप नॉच, वो चीज अब रही नहीं उनकी मिलिट्री में। Israel has neither managed to defeat Hamas nor get the hostages released. ना ही इजराइल हमास को हरा पाया है, ना ही इजराइल अपने hostages को छुड़ा पाया है। Mr. Netanyahu goes ahead with the plan to invade Rafah. He would be making a terrible mistake. अगर मिस्टर नेतान्याहू इसी प्लान के साथ में आगे बढ़ते हैं कि वो रफा को कब्जा कर लेंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती करेंगे। इफ द वॉर कम्स टू एन एंड, अब देखो पॉलिटिकल थिंकिंग क्या होती है, देखो अगर तो युद्ध खत्म हो गया तो ऑपोजिशन पार्टीज, देश के लोग जो है उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भाई ठीक है अब युद्ध खत्म हो गया, अब जवाब दो, जो 7 अक्टूबर की घटना हुई उसमें तुम्हारा फेलियर कहाँ से था। इतना इनपुट मिलने के बाद भी यूएस ने उनको वार्न किया था, रशिया ने उनको वार्न किया था कि भाई आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आप संभल जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं हमारी तो आयरन डोम सिस्टम है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं होएगा। उनकी वार्निंग के बावजूद उनने उस चीज को नजरअंदाज किया। तो किसकी गलती है? जवाबदेह कौन है? जो अपने आप को राजा समझता है, फिर जवाबदेही भी तो उसकी बनती है ना। तो अब अगर उनसे जवाब तलब किया जाएगा, युद्ध रुक गया यानी कि वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी, स्थिति सामान्य होएगी तो वो सवाल तलब करेंगे उनसे कि भाई अब जवाब दो इस चीज का। जवाब दिया तो यानी कि उनकी पॉलिटिकल गद्दी गई, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म, ठीक है। और अगर युद्ध चलता है, आगे बढ़ता है, तो अब दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ी होने वाली है, ठीक है। कैसे पता? क्योंकि सब लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब रोक दो, अब बस करो। और जो ईरान ने अभी युद्ध करा उसके बाद इजराइल ने भी बोल दिया, यूएस ने भी बोल दिया कि अब अगर आपने इसको रिटेलिएट करा तो हम आपके साथ नहीं हैं, राइट। अगर ये युद्ध खत्म होता है, ही माइट फेस चैलेंजेस टू हिज पॉलिटिकल करियर, तो उनके पॉलिटिकल करियर पे चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। बट if the war goes on forever with more killings of Palestinians, the state of Israel, already isolated and facing a genocide case at the UN Stop Court, would be weakened further internationally. बोल रहे हैं लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है और पैलेस्टीनियन लोगों की जानें जाती हैं, तो इजराइल की सरकार, जिसको ऑलरेडी अभी वो अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है, उसके जो सहयोगी एलाइज थे वो भी ऐसा लग रहा है कि उसका साथ छोड़ रहे हैं, और इनके ऊपर जेनोसाइड मतलब मास संख्या में एक किसी पूरे ग्रुप को खत्म करने की कोशिश, जैसा कि हिटलर ने ज्यूश लोगों के साथ में किया था, उनको खत्म करने की कोशिश की थी, उनकी आबादी ही मतलब ज्यूश का धरती से नामो निशान मिटा देना, ऐसा प्रयास किया था। सेम ये कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि एक जेनोसाइड का केस उनके ऊपर यूएन की टॉप कोर्ट में चल रहा है। तो इससे क्या होगा, इजराइल की जो सरकार है वो इंटरनेशनल स्तर पे और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। The only practical way out of this humanitarian and political calamity and moral abyss is a quick negotiated ceasefire, बोल रहे हैं। तो इकलौता तरीका इस ह्यूमैनिटेरियन यानी कि अमानवीय, मानवता के ऊपर जो कलंक है, और पॉलिटिकल क्लैमिटी यानी कि अब देखो उनके ऊपर पॉलिटिकली उनका ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर है, राइट। तो इन चीजों से निपटने का एकमात्र तरीका क्या है
कि जल्द से जल्द सीज फायर नेगोशिएट किया जाए दैट वुड सी द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस एंड द IDF विड्रॉवल, जिससे कि सारे के सारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए और जो उनकी इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा में घुस चुकी हैं वो अपना विड्रॉल ले, यानी कि वो वापस हटें, अपने देश को वापस जाए. Even Hamas, undoubtedly a ruthless terrorist organization that would not balk at inflicting suffering. बोल रहे हैं यहाँ तक कि हमास जो जाहिर तौर पे बिना किसी संदेह के एक बहुत ही बेदर्द, बहुत ही रथलेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या नहीं कर रहा, वुड नॉट बॉल्क. बॉल्क मतलब कि ये भी हेजिटेट नहीं कर रहा, झिझक नहीं रहा. मतलब हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो ये कदम उठाया ना कि नहीं चलो डील साइन करते हैं और ज्यादा तबाही मचाने से फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा तो हम इसको डील करते हैं. तो अगर वो कर सकते तो आप तो फिर एक नेशन हो, आप तो फिर एक सरकार हो, वेल फ्लेज्ड, आपके पास डिप्लोमेटिक तरीके हैं, पैनल्स हैं, सोर्सेज हैं, तो आप तो कर ही सकते हो. वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे कहाँ संस्थाएं बनी हुई हैं कि हमने इसकी बात माननी है, इसकी बात नहीं माननी है, इन लोगों के मरने से हमें फर्क पड़ रहा है. लेकिन इतनी रथलेस ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी वो अगर ये कदम उठाने को तैयार है तो इसराइल से तो डेफिनेटली इससे बेहतर उम्मीद की जाती है. द क्वेश्चन वेदर मिस्टर नेतान्याहू इज रेडी फॉर और नॉट. अब मुख्य सवाल क्या है कि क्या नेतान्याहू इस कदम के लिए तैयार हैं या नहीं है. क्या वो चाहते हैं अपना पॉलिटिकल, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म, और अगर युद्ध जारी रहा तो वो बाकी देशों का सपोर्ट खो देंगे. तो आगे कुआं पीछे खाई, क्या करे अब नेतान्याहू भाई. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. टोन ऑफ द पैसेज. अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि टोन ऑफ द पैसेज और कोई स्टेटमेंट गिवन हो उनकी टोन डिफरेंट हो सकती है. खैर यहाँ पे टोन ऑफ द पैसेज पूछा है तो पैसेज की टोन कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है इस टोन में, इस पैसेज में पॉजिटिव तो कुछ नजर नहीं आ रहा. क्रिटिकल, बिल्कुल क्रिटिसाइज किया जा रहा है नेतान्याहू गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज रही हैं, जो उनके तरीके रहे हैं काम करने के, उसको क्रिटिसाइज किया गया है. कैसे उन्होंने पूरे गजा के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट से फलस्तीनियों को निकाला, रफा में धकेला और अब रफा से भी उनको बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और चारों तरफ से उनको घेर चुके हैं. ये चीज उनको क्रिटिसाइज करते हैं. न्यूट्रल स्टैंस नहीं है. राइटर ये नहीं बोल रहे कि नेतान्याहू की भी मजबूरी है भाई, वो भी समझो, नहीं बोल रहे नेतान्याहू चालाक बंदा है, वो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के चक्कर में ये युद्ध जारी रख रहा है. सिंपैथेटिक, उनने ना ही पैलेस्तीनियों के साथ में कोई सिंपैथी जाहिर करे कि भाई बेचारे कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं करा. उन्होंने केवल फैक्ट्स बताए हैं और क्रिटिसाइज करा है जो अभी नेतान्याहू गवर्नमेंट ने कदम उठाया है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब एक चीज ध्यान रखना, किसी को क्रिटिसाइज करना का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे पक्ष के लिए सिंपैथेटिक हैं. राइट, क्रिटिसाइज आप उनकी गलत नीति और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर उनको कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, बट दैट डजंट मीन आप दूसरे पक्ष के सहयोगी हैं या साथ में हैं. राइट. What can be inferred about Israel's response to ceasefire proposal mediated by Qatar and Egypt? जो इसराइल का रिस्पॉन्स रहा सीज फायर जो इसराइल और इजिप्ट और कतर ने मध्यस्थ किया, उसके ऊपर जो उनका रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में क्या कहा जा सकता है. तो यही कहा जा सकता है कि भाई वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देख रहे हैं. इसराइल कंसीडर्ड द सीज फायर प्रपोजल एज फुलफिलिंग इट्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव. इनकरेक्ट है. उन्होंने बोला कि हमारी जो मुख्य डिमांड्स है वही पूरी नहीं हो रही, तो ये इनकरेक्ट है. Israel rejected the ceasefire proposal as it did not align with their core demands, indicating a preference for a more comprehensive solution that addresses their strategic concern. बिल्कुल करेक्ट है. इसराइल ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारी कोर डिमांड्स जो हैं वो इस प्रपोजल में फुलफिल नहीं हो रही और हम चाहते हैं, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं, बट ये इशारा कर रहे हैं कि भाई और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The resilience of Palestinian people. तो यहाँ पे तो बेचारे पैलेस्टीनियों की रेजिलियंस के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई है कि वो उन्होंने बड़े दृढ़ता से मुकाबला करा, वो फिर उठ के खड़े हो गए. इस चीज़ के ऊपर तो भी कोई चर्चा नहीं है. वो तो भी है ही दुनिया के रहमो करम पे. अभी तो उनके पास ये मौका ही नहीं है कि वो अपनी बात कह सकें, अपने आप को आगे प्रेजेंट करें, अपनी दृढ़ता दिखा सकें. उनके पास ये है ही नहीं ऑप्शन. वो तो बेचारे कैसे ना कैसे करके सर्वाइव कर रहे हैं. The geopolitical influence of the Middle East. मिडल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो वो भी यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है. चर्चा का विषय है कि आप अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए
मानवता को, अपने देश को कितना हद तक सफर करवा सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल पावर ओवर ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the humanitarian situation in Gaza from the passage? पैसेज से humanitarian जो situation है इस वक्त, मानवता की क्या स्थिति है गजा में, उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। तो उन्होंने बोला ना कि इस वक्त पे उसको डिजास्ट्रस बोलना भी बेकार, डिजास्टर्स बोलना भी कम होगा, इतनी खराब, इतनी दयनीय स्थिति है वहां पे। डिस्पाइट द सीज फायर प्रपोजल, द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गजा कंटिन्यूज टू डिटेरियोरेट with widespread famine and displacement indicating severe and ongoing conflict impacts। बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वहां पे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और बार बार उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनके पास खाने पीने के कोई चीज़ें नहीं है, सामग्री नहीं है, तो ये और ज़्यादा प्रभावित करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In what sequence did the following events occur according to the passage? पैसेज में घटनाएं किस क्रम में हुई हैं वो हमें बताना है, ठीक है। हमास एक्सेप्टेड सीज फायर, पहली चीज ये हुई। इजराइल इमीडिएटली रिजेक्टेड इट, ये भी ठीक है। Israeli government sent tanks to Rafah and then Israel announced an evacuation of over 1 lakh people from Rafah। तो उन्होंने पहले evacuation के लिए बोला, उसके बाद टैंक्स भेजे, राइट। तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है इनकरेक्ट हो जाता है। हमास एक्सेप्टेड सीज फायर, करेक्ट है। Israel announced an evacuation of over 1000 people from Rafah, करेक्ट है। Israel immediately rejected the ceasefire, करेक्ट है। एंड द इजरायली गवर्नमेंट सेंट टैंक्स टू रफा, बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल अनाउंस्ड एन इवैक्यूएशन, पहले अनाउंस नहीं किया उन्होंने इवैक्यूएशन, उन्होंने जब हमास ने सीज फायर एक्सेप्ट करा उसके बाद कहा। इजराइल इमीडिएटली रिजेक्टेड अ सीज फायर प्रपोजल, हमास ने एक्सेप्ट करा उसके बाद में इजराइल ने रिजेक्ट करा, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ अनलीश्ड एज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिस्टर नेतान्याहू's गवर्नमेंट एक्शन इन गजा। अब देखो अनलीश्ड को आप कैसे, अगर नहीं याद रह रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको मतलब नहीं पता वर्ड, तो लीश क्या होता है, जो डॉग के गले में पट्टा बांधते हैं, स्ट्रैप होती है, उसको लेश बोलते हैं। उस लीश को अगर आपने उस डॉग के गले से हटा दिया तो वो क्या हो गया, खुला हो गया, छूट गया, रिलीज हो गया कैद से। तो अनलीश मतलब खुला छोड़ देना किसी चीज को। मिटिगेटेड, मिटिगेटेड मतलब स्तर जो है वो कम करना, चाहे गंभीरता का स्तर हो, पेन का स्तर हो, उसको कम करना, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्टिगेटेड, मतलब किसी चीज की शुरुआत करना। विल्डेड मतलब किसी चीज को होल्ड करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना। और रिलीज्ड मतलब खुला छोड़ देना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रिलीज इज करेक्ट। Mr. Netanyahu, अच्छा, which of the following inferences about Mr. Netanyahu's action is most supported by the passage? यानी कि पैसेज में मिस्टर नेतान्याहू के एक्शन को क्या कहा गया है। Mr. Netanyahu's decision are guided by a commitment to Israel's long-term strategic interest, incorrect है। उनका जो कूटनीतिक इंटरेस्ट है, हित है, उसके जरिए ये चीज डिसीजन लिया गया, ये इनकरेक्ट है। वो केवल अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर Netanyahu prioritizes political stability over military effectiveness, इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं, ठीक है, मिलिट्री उनको लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं अपना पॉलिटिकल करियर बचा सकूं। मिस्टर नेतान्याहू's focus on political preservation influences his military decision, बिल्कुल करेक्ट है कि उनका जो मुख्य केंद्र है कि मुझे अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, यही मुख्य कारण है कि वो इस तरीके के मिलिट्री डिसीजंस ले रहे हैं। यानी कि ओनली थ्री ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताने हैं। सबसे पहले एक्वाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, कोई भी लॉजिक दिए बिना आप एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। चाहे आपका मन है उसको मानने का, चाहे नहीं है, लेकिन आप बिना किसी लॉजिक के, उसको बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्वेस। उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल। कंसेंशियस का मतलब होता है किसी चीज को ना सावधानी पूर्वक करना, करेक्ट करने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना, ठीक है। जैसे कि आप
प्रैक्टिकल कर रहे हो कोई, तो आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्रैक्टिकल सबसे अच्छा हो जाए, इसलिए आप बड़ी ही ध्यान से एक एक ड्रॉप जो उसमें एसिड की डालनी है, बेस की डालनी है, जो भी केमिकल डालना है वो बहुत ध्यान से डाल रहे हो, तो वो क्या हो गया कंसेंशियस। मिस्चिवस, मिस्चिवस का मतलब होता है शरारती, तो मिस्चिवस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, हाँ, क्योंकि कई लोग इसको मिस्चीवियस बोलते हैं, तो मिस्चीवियस बोलते हैं तो वो स्पेलिंग में भी फिर उसी तरीके की गलती करते हैं, होता क्या है मिस्चिवस, ठीक है, MISCHIEVOUS, मिस्चिवस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि स्पेलिंग क्या है इनकरेक्ट। द पीपल हु लिव हियर हैव had the same kind of lifestyle until hundreds of years। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसको, उसमें कोई एरर है तो बताना है। अब देखो उनका 100 सालों से यही रूटीन है, वही 100 सालों से यही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर होगा, क्योंकि 100 सालों से कर रहे हैं। सिंस होता है जब किसी चीज का शुरुआत हमें पता हो, एक पर्टिकुलर डेट, सिंस 1940, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 1940 से वो ऐसा कर रहा है, तो सिंस नहीं आएगा। ऑल्दो 100 ईयर्स नहीं होगा, थ्रू 100 ईयर, 100 सालों के अंतर्गत वो ये कर रहे हैं, नहीं, वो 100 सालों से ये चीज कर रहे हैं, सो ऑप्शन बी फॉर 100 ऑफ ईयर्स इज करेक्ट। Was the book written by an unknown author? क्या ये किताब किसी अननोन ऑथर ने लिखी है, के द्वारा लिखी गई है? तो के द्वारा जो होता है, बाय जो होता है, वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, तो अननोन ऑथर क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होएगा। सो डिड एन अननोन ऑथर, अब रिटन का क्या आ जाएगा, बुक रिटन, लिखी गई है, राइट दिस बुक, राइट द बुक, ठीक है। सो डिड द बुक राइट एन अननोन ऑथर, तो किताब अननोन ऑथर को नहीं लिखेगी, तो इनकरेक्ट है। वॉज द बुक नॉट रिटन, नॉट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वॉज द अननोन ऑथर रीडिंग द बुक, रीड करने की बात नहीं हो रही। डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was put behind bars for his act of forgery। फॉर्जरी मतलब धोखा, जालसाजी, धोखाधड़ी, ठीक है, तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया उसकी फॉर्जरी के लिए। फॉर्जरी का सिनोनिम बता रहे हैं, मर्डरिंग, किसी का कत्ल कर देना, काउंटरफेटिंग मतलब जालसाजी करना, नकली चीजें बनाना, कोएक्सिंग मतलब मनाना, और एम्बेजलिंग, एम्बेजलिंग मतलब गबन कर देना किसी चीज को, तो यहाँ पे ऑप्शन बी काउंटरफेटिंग इज करेक्ट। इंडिस्पेंसिबल का सिनोनिम बताना है, तो इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही जरूरी, जिसको आप टाल नहीं सकते, ठीक है। मेमोरेबल यादगार, इटर्नल, इटर्नल मतलब बहुत ही जो अनंत काल तक चलता हो। एसेंशियल बेहद जरूरी। फोर्सफुल मतलब जिसको आपने बलपूर्वक किया हो, तो यहाँ पे एसेंशियल जो है वो महत्वपूर्णता दिखाता है, इंडिस्पेंसिबल भी महत्वपूर्णता दिखाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम। अब जैसे मान लो कि आपने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, यूजुअली हम मिडिल क्लास लोग गाड़ी किश्तों पे खरीदते हैं, लेकिन जो डाउन पेमेंट की जाती है, वन टाइम जो अमाउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हमने लम सम इतना पे किया है डाउन पेमेंट पे, लम सम हमने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया है, तो वो लम सम क्या है, वो अमाउंट टोटल जो आपने पहली दफा एक टाइम पे करी है उसको बोला जाता है लंप सम, ठीक है। एडवांस्ड अमाउंट, एडवांस्ड अमाउंट मतलब जो पहले दी गई हो, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। लंप सम यानी कि एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना, सो ऑप्शन सी लंप सम इज करेक्ट। योर व्यूज रिलेटेड टू मोरालिटी आर आउटडेटेड एंड प्यूरिटैनिकल। बोल रहे हैं कि तुम्हारे मोरालिटी को लेकर जो बातें हैं, विचार हैं, वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं, और प्यूरिटैनिकल मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, कंजर्वेशन दिखाते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, खुले हैं, राइट। सो ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब वही कंजर्वेटिव, सजा दो इस चीज के लिए। प्रूडिश, प्रूडिश मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब सेक्स और न्यूडिटी की बात करते एकदम से ऑफेंड हो जाता है, उसको सही नहीं समझता है, शर्मा जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, वो गया प्रूडिश। परमिसिव, परमिसिव मतलब उदार। ब्लास्फेमस यानी कि ईश्वर की निंदा करना, तो यहाँ पे परमिसिव उदार, ये है कंजर्वेटिव, ये है उदार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। कंपनी अगले महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ठीक है, रिलीज करेगी। पैसिव वर्ब में कन्वर्ट करना है, रिलीज करना क्या है, हमारा वर्ब है, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कंपनी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, पैसिव वर्ब में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। द न्यू प्रोडक्ट, अब विल रिलीज फ्यूचर की घटना है, हेल्पिंग वर्ब विल है, फ्यूचर घटना है, तो फ्यूचर की घटना है तो क्या आ जाएगा, द न्यू प्रोडक्ट विल
बी रिलीज्ड, will be released किसके द्वारा? by the company next month. The new product will be released by the company next month. Option A is correct. She is really interested in the study of religion. वो वाकई में बहुत इंटरेस्टेड है धर्म की स्टडी करने के लिए. तो धर्म की स्टडी को बोला जाता है थियोलॉजी. क्या बोला जाता है? थियोलॉजी. फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मतलब जो भाषा का ज्ञान होता है. लेक्सिकोग्राफी जो डिक्शनरी राइटिंग का निर्माण करते हैं. और सिफोलॉजी इसका मतलब होता है चुनाव का अध्ययन करना. सो यहाँ पे ऑप्शन ए थियोलॉजी इज करेक्ट. कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग. अब देखो आप किसी जगह जा रहे हो, दैट मीन्स आपको उसी पर्टिकुलर जगह जाना है. और जो है वो स्पेसिफिक नहीं करता कि आपको क्या चाहिए. द जो है वो पर्टिकुलर एक चीज जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप किसी एक दिशा में जाना, मान लो आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आपको उस फ्रेंड का एड्रेस पता होना चाहिए. ठीक है, अब आप अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी के किसी रिश्तेदार का एड्रेस लेके तो जाएंगे नहीं अपने फ्रेंड के घर. आपको जिस फ्रेंड के घर जाना है उसी पर्टिकुलर फ्रेंड का आपको एड्रेस पता होना चाहिए. तो जब आप ड्राइव करें तो आप किसी एक जगह जाने के लिए निकले हैं, क्या आपको उस जगह का एड्रेस पता है? तो पर्टिकुलर करने के लिए अ की बजाय क्या आएगा? द करेक्ट एड्रेस. कैन यू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग. ठीक है, सो अ करेक्ट एड्रेस की बजाय क्या आएगा? द करेक्ट एड्रेस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The basketball player was formidable opponent because he was able to use both his left and right hands equally well. तो बोल रहे हैं कि जो बास्केटबॉल प्लेयर था वो अपने दोनों ही हाथ चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, दोनों ही हाथ बखूबी इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए वो क्या है? बड़ा ही फियर्सफुल है, मतलब उससे लोग डरते हैं. वो बहुत ही कठोर स्ट्रिक्ट ओपोनेंट है, बड़ा मजबूत ओपोनेंट है. राइट, तो ठीक है, तो जो व्यक्ति दोनों हाथों को एक साथ बखूबी इस्तेमाल कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इक्विपॉइज्ड मतलब संतुलित, बैलेंस्ड. डेक्स्ट्रस मतलब किसी चीज में बिल्कुल निपुण, कुशल. एम्बिवेलेंट मतलब कोई जो कॉन्ट्रडिक्शन की फीलिंग से जी रहा है, द्वैत भावना से जी रहा है, वो व्यक्ति. तो ऑप्शन सी एम्बीडेक्स्ट्रस इज करेक्ट. हार्मनी मतलब सौहार्द में, आपसी समझ, आपसी मेल मिलाप में, आपसी एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सब एक जैसे हैं. जैसे कि आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, वो क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि भाई कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान है. यूनिफॉर्मिटी. कॉग्निजेंस का मतलब होता है समझ या किसी चीज की जानकारी. डिस्कॉर्डेंस मतलब विवाद. और रेलिगेशन मतलब प्रताड़ित करना. तो हार्मनी मतलब सौहार्द से रहना, डिस्कॉर्डेंस मतलब विवाद से रहना. सो ऑप्शन सी डिस्कॉर्डेंस इज द एंटोनिम फॉर हार्मनी. All colleagues of Rohit except Joseph have commemorated the elective courses they are planning to offer. बोल रहे हैं कि रोहित को छोड़ के उसके जितने भी कॉलीग्स थे उन्होंने कमेमोरेट कर दिया. तो कमेमोरेट करना मतलब इस तरीके से होना या इस तरीके से करना कि लोगों को याद रहे. तो आप इलेक्टिव कोर्स को कमेमोरेट करोगे या उसकी शुरुआत करोगे? हैव considered the elective courses they are planning to offer. Have considered the elective courses they are planning to offer. Option A is correct. Speech is a great dash but it can be a great curse. अब curse मतलब अभिशाप, तो अभिशाप मतलब आशीर्वाद की बात की होगी. स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग हो सकता है, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग हो सकता है, बट इट कैन बी अ ग्रेट, लेकिन वो एक बहुत बड़ा कर्स भी है. फॉर while it helps us to make our desire intentions known to our fellows, क्योंकि कभी तो ये हमारी इच्छाएं, हमारे मकसद, हमारी मंशा जो है अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने सहयोगियों को बताने में हमारी मदद करता है. इट कैन ऑल्सो इफ वी यूज इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड. लेकिन अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल ना करें तो हमारी बात का लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं. अ स्लिप ऑफ द डैश, स्लिप ऑफ द क्या होता है? टंग. ठीक है, यानी कि जुबान फिसल जाना. बोलते नहीं यार मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया यार, मैंने उधर गलत बोल दिया, मैंने बोलना ये था, मैंने बोल ही दिया. राइट, जैसे मैम को कई बार हम मम्मा बोल देते हैं, गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मम्मा को मैम बोल दिया. राइट, तो वो क्या हो गया? स्लिप ऑफ टंग. तो बोल रहे हैं कि कभी स्लिप ऑफ द टंग हो जाए, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एम्बिगुअस वर्ड एंड सो ऑन
मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड। तो कोई ऐसा कोई दुर्भावना वाला वर्ड यूज कर दें, गलत शब्द अपशब्द यूज कर दें, तो हम चाह तो रहे थे कि भाई हम उनको इम्प्रेस कर ले, उनको अपना दोस्त बना ले, लेकिन हमने शब्द ऐसा यूज कर लिया कि अब वो बंदा हमसे बात करने को भी तैयार नहीं, हमारा दुश्मन और बन गया, राइट। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश। अब अलग अलग क्लासेस जो होंगी लोगों की, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर लोग हों, एलाइट हों, उनकी शब्दावली बड़ी डिफरेंट होगी, राइट। आपने इसीलिए देखा होगा जो एक्टर्स वगैरह है वो कई दफ़े ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, गूगल करना पड़ता है कि इस शब्द का मतलब क्या था, राइट। तो या फिर शशि थरूर का भाषण सुन लीजिए, नो डाउट आप उनका भाषण बिना डिक्शनरी खोले नहीं सुन सकते, राइट, क्योंकि उनका शब्दों का चुनाव इतना अलग है। And the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि अलग अलग क्लास, अलग अलग लेवल के लोगों का भाषा का स्तर जो है या शब्दावली जो है वो डिफरेंट होती है। अब आमतौर पे अगर हम झुग्गी झोंपड़ियों में जाएंगे, वो लोग अपने बच्चों से आप करके बात नहीं करेंगे। फिर थोड़े मिडिल क्लास में आ जाएंगे, वो अपने बच्चों से आप वगैरह करके बात करेंगे, राइट। तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास है। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि अलग चयन होता है, इसलिए आमतौर पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ शब्दों का चयन, कुछ ऑर्डिनरी सी बात भी बोल रहा होगा, लेकिन एक अनएडुकेटेड सुनने वाले को लगेगा कि अरे ये तो बड़ा अभिमान दिखाता है अपनी बात का, है ना। अब कई लोगों को आदत होती है कि वो आधा मतलब इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़े शब्द इंग्लिश के यूज करेंगे, थोड़े शब्द हिंदी के यूज करेंगे, राइट। बादाम नहीं बोलेंगे, आलमंड बोलेंगे। तो वो क्या है, सुनने वाले को लगता है कि कितना शो ऑफ कर रहा है, कितना ज्यादा दिखा रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। Unwittingly, we may use a word which bears a different meaning for our listener from what it does to men or our own class। तो बोल रहे हैं कि बिना जानकारी के, unknowingly, unwittingly, बिना मजाकिया तौर पे हम कई बारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो सुन रहा है उसके लिए अलग मीनिंग हो, लेकिन अगर वही शब्द मैं अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ में इस्तेमाल करूं तो वो क्या होगा, उसका अलग मीनिंग होएगा, राइट। जैसे कि आप कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुनते हैं तो वो जो ये BC MC वाले वर्ड्स हैं उनको ऐसे यूज करते हैं जैसे अपने यार दोस्त को बोले, लेकिन अगर वही हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलेंगे तो वो उतार के जूता ना हमारे सर पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे क्या गंदी अभद्र भाषा बोल रहे हो। दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। इसीलिए भाषा, शब्द, जुबान ऐसी नहीं चीज है, ऐसा कोई उपहार नहीं है जिसको आप बिना सोचे समझे कहीं भी इस्तेमाल कर दें। बोलते हैं ना, बोलने से पहले भी 4 बार सोचो। बट वन विच डिमांड्स डैश हैंडलिंग। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन। केवल एक मूर्ख ही इंसान होगा जो हर एक व्यक्ति के सामने एक समान, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी क्लास का, उसके सामने एक समान लहजे में, एक समान शब्दों में बात करेगा। यानी कि जिस तरीके का सामने वाला सुनने वाला है, आपको उसी तरीके के शब्दों का चयन, उसी तरीके की भाषा में बात करनी चाहिए। दस स्पीच इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर वे। इसलिए स्पीच जो है एक बहुत नायाब तोहफा है, पर अगर हम उसको सही तरीके से ना इस्तेमाल करें मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मतभेद, तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिंस डिफरेंट क्लासेस यूज डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि अलग अलग क्लासेस अलग अलग शब्दों का चयन करते हैं, वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो हमें स्पीच का चुनाव केयरफुली करना चाहिए ताकि कोई हमें गलत ना समझ ले। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग क्यों होगा? क्योंकि आगे वाले पार्ट में बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स बोला गया है, तो कर्स के साथ में ब्लेसिंग ही सूटेबल है, आर्टिकुलेशन, प्रोटेक्शन और आर्ट नहीं। ठीक है। अ स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ एयर नहीं होता, स्लिप ऑफ वर्ड नहीं होता, स्लिप ऑफ पेन नहीं होता, स्लिप ऑफ टंग होता है कि भाई जुबान ही बड़ी तेज चलती है उसकी कैंची की तरह। तो स्लिप ऑफ टंग। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ क्या यूज करेंगे? अलग अलग शब्दावली। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ। रेफरेंस मतलब किसी चीज का आपने रेफरेंस लिया है कि आप वहां से चूज करके ये बात कर रहे हैं। मीनिंग्स मतलब अर्थ। वोकैबुलरीज यानी कि शब्दावली। सो शब्दावली अलग होगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट बट वन विच डिमांड्स डैश हैंडलिंग, वन विच डिमांड्स फर्म हैंडलिंग, कठोर तरीके से उसको हैंडल करना है। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यान देने वाला। केयरफुल, सावधानी पूर्वक। सीरियस, बहुत ही गंभीर, तो सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल करना है। Since different classes use different words, we must use speech carefully to avoid being praised. अगर हमने ध्यान से किया तो हमारी प्रशंसा होगी नहीं, क्रिटिसिज्म होगा नहीं, मिसअंडरस्टूड नहीं करेगा कोई, हमें गलत नहीं समझेगा। सो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।